हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। एंड आज जो है मेरे बच्चे वन शॉट आ गया है आरटीआई का, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एंड कंपैरेटिवली सिंपल येट स्कोरिंग चैप्टर है। जीएजीएल में जितने भी चैप्टर्स है आई कैन से जो वन ऑफ द इजीएस्ट में आता है दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, बट दिस इज स्कोरिंग, क्योंकि एक सवाल तो आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है और इसके जो टॉपिक्स है रजे वो टॉपिक्स भी लिमिटेड है। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे आरटीआई को कंप्लीट करके उसके एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देख ले। ठीक है, चलो आइए। आरटीआई की फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट आरटीआई। अच्छा अब सुनना, आरटीआई क्यों आया, इसका मतलब क्या है। आज के टाइम पे हम लोग इंफॉर्मेशन के राइट को ना अपना फंडामेंटल राइट कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर हमें ज्यादा पता होगा हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे, हम इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, करप्शन कम होगी एंड बहुत सारी चीजें हैं जो इंप्रूव होंगी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है मेरे बच्चे, इट इज लाइक अ फंडामेंटल लॉ और वी कैन से अ फंडामेंटल ग्रांट, सॉरी फंडामेंटल राइट। अब लॉ मेकर ये बोल रहा है कि भाई जब हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन की, तो इसमें एक बहुत अच्छा केस लॉ हुआ था, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ये केस लॉ हम आरटीआई में याद रखेंगे बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट एक ही केस लॉ है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा है रजे, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। दोबारा मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है, याद करना है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड versus Indian Express newspaper. The Supreme Court interpreted Article 21 of the Indian Constitution to encompass the right to know. It emphasizes that right to know is a crucial फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। लॉ मेकर अब यहां ये बोलता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया जो राइट टू लॉ है ना वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेमोक्रेसी है ही किसके लिए, बाय द पीपल फॉर द पीपल, राइट। तो लोगों को उनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या ये पता होना जरूरी है। यस, अब हम एक बात बताओ, आप राइट टू लॉ बोल रहे हो, राइट, बट राइट टू लॉ के अंदर हम कर क्या सकते हैं, हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अच्छा अगर मैं मोटा मोटा भी आपको बताऊं तो पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी मतलब रजे गवर्नमेंट। अच्छा सुनना, अगर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई या किसी भी और अथॉरिटी की विच इज पब्लिक अथॉरिटी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या मैं अंडर आरटीआई निकाल सकती हूँ? यस, बट क्या मैं किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ? नो। याद रखना मेरे बच्चे, यहां इस सिचुएशन में उसने बोला कि आरटीआई जो है राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इट्स अ फंडामेंटल राइट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज आपको बाकी सारे राइट्स करने के लिए, इट इज अवेलेबल टू एवरी सिटीजन। दोबारा, इट इज अवेलेबल टू एवरी सिटीजन। फंडामेंटल राइट जो है वो हर सिटीजन को अवेलेबल है, बट किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट कंपनीज, बट अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज। तो पब्लिक अथॉरिटीज क्या होती हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, स्पेशली इन इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड मार्क्ड बाय श्रिंकिंग डिस्टेंसेस। ओके ठीक है जी। एंड वो ये बोलता है कि भाई देखो राइट टू नो ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ आर्टिकल 19, राइट। आर्टिकल 19 हमें पता है काफी सारी फ्रीडम्स देता है, उसमें से एक फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो लॉ मेकर यहाँ पे बोल रहा है कि उसके लिए भी राइट टू नो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो जी ठीक है। While the state can impose reasonable restriction, वो कह रहा है जरूरी नहीं है आपको हर चीज बताई जाए, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल होंगी और वो आपको नहीं बताई जाएंगी चाहे आपका राइट टू इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, बट ऑल इन ऑल क्या आप हर चीज पता लगा सकते हो? यस। सो यहाँ पर इसमें देयर इज अ लिस्ट कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है, ये कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनका पता हम लोग नहीं लगा सकते, तो स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगा सकता है ऑन दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ फैक्ट
factors such as national securities, public order. It also bears the responsibility of ensuring that citizens can effectively exercise their rights. The right of freedom of speech and expression inherently includes right to receive information. ये याद रखना आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। तो लॉ मेकर बोलता है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इनहेरेंटली आता है। अगर बेसिक से सवाल आए तो ये बात जरूर लिख कर आना कि राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 में मेरे बच्चे राइट टू इंफॉर्मेशन आता है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है फीचर्स क्या इस एक्ट के, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। शेल अप्लाई टू पब्लिक अथॉरिटीज, किस पे लगेगा, पब्लिक अथॉरिटीज पे। राइट्स किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास, ठीक है। द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स or the assistant public information officers will be responsible to deal with the request for information and also assist person seeking information। क्या होता है जो जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज होती है ना, हर पब्लिक अथॉरिटी को एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे आप पीआईओ बोलते हो, वो अपॉइंट करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो मुझे आरबीआई की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो आरबीआई का पीआईओ होगा, क्या वही इंफॉर्मेशन देगा मुझे? द आंसर इज यस। तो वो क्या कह रहा है, फी विल बी पेबल बाय द एप्लीकेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या फीस भी देनी पड़ सकती है? यस। सर्टेन कैटेगरीज है दैट हैव बीन एग्जम्प्टेड, मतलब उनको डिस्क्लोज किया नहीं जाएगा। ऑल्सो इंटेलिजेंस and securities agencies have been exempted from the ambit of this act, कि आप इन एजेंसी से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। देखो, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कोई भी आपको कभी नहीं देगा, और कुछ एजेंसीज ऐसी है जिनसे आप इंफॉर्मेशन मांग नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया? 2005 में। अब आप मेरे बच्चे जो इंफॉर्मेशन निकालते हो या जो अपनी कॉपीज मंगवाते हो पेपर की, वो किसके अंदर मंगवाते हो? आरटीआई के अंदर ही तो मंगाते हो। अब वो ये कह रहा है कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन आपको दे क्या रहा है? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी आ रही है। सबसे पहले तो क्या आ रही है? ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि अगर पब्लिक अथॉरिटी ने कुछ भी किया तो क्या हम वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या ट्रांसपेरेंसी है? यस। इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी फॉर प्रमोशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। वो कह रहा है इन्फॉर्म्ड सिटीजन है, मतलब सिटीजन्स को पता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अच्छा, जब सिटीजन को पता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो क्या गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंप्रूव होती है? यस। इससे क्या करप्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा? द आंसर इज यस। एक बार फटाफट से ये 4 पॉइंट्स अच्छे से करते हैं। आरटीआई आने से बेसिकली होगा क्या? अब ये पॉइंट आपका आ सकता है कि जो आरटीआई है, हम ये बोलते हैं उससे गुड गवर्नेंस होती है। उससे क्या होती है? गुड गवर्नेंस होती है। तो गुड गवर्नेंस कैसे हो रही है? आरटीआई को हम बोलते हैं कि इससे गुड गवर्नेंस हो रही है। तो देखो यहां पे भी लिखा होगा दैट देयर इज अ डेफिनेट लिंक बिटवीन आरटीआई एंड गुड गवर्नेंस। तो 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्या है मेरे बच्चे? ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो रही है, सिटीजन इन्फॉर्म्ड है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आप इसको ऐसे याद टैग ऐसे याद कर सकते हो। टी से ट्रांसपेरेंसी, ए से अकाउंटेबिलिटी, जी से गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आई से इन्फॉर्म्ड सिटीजन। क्या यहां तक क्लियर है? पेपर में आ गया तो रजिया आप प्लीज लिख कर आओगे। एक बार दोबारा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब आप बात करते हो, जल्दी बताओ, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब आप बात करते हो मेरे बच्चे, तो वो गुड गवर्नेंस की जब आप बात करते हो तो आरटीआई से कैसे लिंक है? सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट की, सिटीजन्स को पता रहती है सब बातें, एंड गुड गवर्नेंस, राइट, एंड गुड गवर्नेंस, और वी कैन से दैट करप्शन कम होती है। क्या कम होती है गाइस? करप्शन कम होती है। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आइए देखो, अब लॉ मेकर क्या कह रहे हैं समझो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एक जो सिटीजन है, एक जो क्या है सिटीजन, वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास आरटीआई लगा सकता है।
ठीक है। एंड वो आरटीआई जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना जो भी रिप्लाई है वो पोस्ट करेगी, और वो रिप्लाई किसको मिल जाएगा, सिटीजन को, वो रिप्लाई किसको मिल जाएगा, सिटीजन को। अब ये सवाल आता है मेरे बच्चे कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, क्योंकि समझो आप गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दे रही है, क्या इसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? द आंसर इज यस। बट मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मैं कितनी सैलरी दे रही हूं, क्या इस बेसिस पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? नो, इस बेसिस पे इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकते। मतलब जो आरटीआई है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं लगेगी, अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज लगेंगी। ठीक है जी। देखो लॉ मेकर क्या कह रहे हैं, पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड by or on under the constitution, by or on law made by the parliament, by or on any law made by the state legislature, by notification issued or made by the appropriate government body owned, controlled or substantially financed by government। अगर आप देखो क्या सारी गवर्नमेंट की बॉडीज है, देखो कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनी है वो पब्लिक अथॉरिटी है, किसी भी बॉडी को पार्लियामेंट ने बनाया पब्लिक अथॉरिटी है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया पब्लिक अथॉरिटी है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाया पब्लिक अथॉरिटी है, कोई ऐसी बॉडी जिसको फाइनेंस कर रहा है स्टेट या जिसको कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट वो पब्लिक अथॉरिटी है। एक बार दोबारा पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन सी है, कोई ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट ने बनाई है पब्लिक अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई पब्लिक अथॉरिटी, पार्लियामेंट ने बनाई पब्लिक अथॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई पब्लिक अथॉरिटी, कोई ऐसी बॉडी जिसको फाइनेंस, जिसको यू कैन से दैट कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है, वो भी क्या है मेरे बच्चे, पब्लिक अथॉरिटी। इज रिलायंस अ पब्लिक अथॉरिटी? द आंसर इज नो। देखो कोई ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट टू विल बी पब्लिक अथॉरिटी। मतलब अगर आप देखो जिसमें भी आपको गवर्नमेंट का कंट्रोल दिख रहा है वो अथॉरिटी कौन सी है, पब्लिक अथॉरिटी। अब वो कह रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन मींस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप इस एक्ट में जो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, क्या वही तो तुम्हारा राइट है, विच इज हेल्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड राइट टू टेक नोट्स, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। वो कह रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन में इंक्लूड क्या है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन में का ब्रॉडर सेंस क्या है, आप नोट्स ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट्स मांग सकते हो, सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हो, इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ द मटेरियल, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स और इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब समझो क्या आप इमेज ले सकते हो, यस, क्या आप कैसेट ले सकते हो, यस, क्या आप क्लिप्स ले सकते हो, यस, क्या आप डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो, यस। सेक्शन 3 क्या प्रोवाइड करता है कि भाई सिटीजन, हर एक इंडियन सिटीजन के पास ये राइट है। लेकिन अगेन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो मेरे बच्चे डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। एक बार देख लेते हैं, आइए देखिए, certain categories of the act, certain categories of information have been exempted from disclosure under this act। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला, disclosure prejudicially affecting, where disclosures affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interest of the state, relationship with the foreign state or lead to incitement of an offense। वो information आप disclose नहीं करोगे, चलो जी ठीक है। Information which has been expressly forbidden by any law or court for the disclosure of which may constitute contempt of the court। ठीक है जी। where disclosure would cause a breach of privilege of parliament or state legislature। चलो जी ठीक है जी। उसके बाद इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉमर्शियल कॉन्फिडेंट ट्रेड सीक्रेट्स, ओके जी। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच इंडेंजर्स लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन और आइडेंटिफाइज कॉन्फिडेंशियल source of information that would impede the process of investigation or apprehension or prosecution, ठीक है जी। कैबिनेट पेपर, ठीक है जी। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। ये
सारी इंफॉर्मेशन क्या नहीं हो सकती है, डिस्क्लोज। क्या नहीं हो सकती है, डिस्क्लोज। एक एक करके याद करते हैं मेरे बच्चे, बिकॉज इनको याद करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अगेंस्ट है या अगर आपने डिस्क्लोज करी तो वो इफेक्ट करेगी। एक मिनट, आइए, किसको इफेक्ट करेगी मेरे बच्चे? इंडिया की सोवर्निटी को, इंडिया की इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। दूसरा, कोई भी ऐसी डिस्क्लोजर विच इज फॉरबिडन बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, उन्होंने बोला डिस्क्लोज नहीं करनी, डिस्क्लोज कर दिया तो इट विल बी अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। डिस्क्लोजर दूसरा वुड क्रॉस अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। चौथा मेरे बच्चे कोई ट्रेड सीक्रेट्स है। पांचवा जो है आपको फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ बातें पता चली हैं। छठा, कोई ऐसी बात जिससे सामने वाले बंदे की लाइफ डेंजर में पड़ जाए, मतलब आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिली है, कोई सोर्स, अगर किसी और को पता लग जाए तो वो सोर्स को हर्ट करने की कोशिश करे। कोई ऐसा प्रोसेस जो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करे, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या कैबिनेट पेपर्स। एक बार ये मेरे साथ याद करेंगे रजे, एक बार मेरे साथ याद करेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो डिस्क्लोज नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज अगेंस्ट द सोवर्निटी, सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन विच वुड ब्रीच द पार्लियामेंट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज फॉरबिडन बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेगी, कोई भी ट्रेड सीक्रेट, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी पर्सन की लाइफ को डेंजर में डालेगी, अपनी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको फॉरेन गवर्नमेंट से मिली है। एक रह गया ना रईस, एक रह गया ना मेरे बच्चे, वो एक कौन सा? कैबिनेट पेपर्स। एक बार दोबारा याद करो, देखो जितनी बार रिपीट करोगे रजी उतनी बार उतना कम है, जितना रिपीट करोगे उतना कम है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है रजे जो आप डिस्क्लोज करोगे ही नहीं? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट्स द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सिक्योरिटी को, साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट, जो कि कोर्ट ने स्पेसिफिकली मना किया कि आप नहीं बोलोगे। कोई भी एक ऐसा डिस्क्लोजर जिससे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो ऑफ पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का। उसके बाद मेरे बच्चे कोई भी ट्रेड सीक्रेट, कोई भी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, कोई भी ऐसी चीज जो किसी पर्सन की फिजिकल सेफ्टी पे बात ले आए, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करे, कोई भी कैबिनेट पेपर या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की नहीं जाएगी। क्या ये याद हो गया मेरे बच्चे? आइए, अब एक सवाल आता है कि भाई जो पीआईओ है यानी पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, राइट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अब आपके पास आ सकता है ऑब्लिगेशंस ऑफ पीआईओ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये दोनों अलग अलग है। वो कह रहा पब्लिक अथॉरिटी की जो ऑब्लिगेशंस है वो क्या है? एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू पब्लिश within 120 days from this enactment the particulars of its organization's functions, duties, the powers and duties of its officer and employees, the procedure followed in its decision making process, the norms set by it for the discharge of the functions, rules, regulations, instructions, right, a statement of categories of documents held by it under the control, the particulars of arrangement that exist for consultation। मतलब क्या है? अगर आप देखो तो ये सारी बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हर पब्लिक अथॉरिटी को डिस्क्लोज करनी होती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन कैसी मेरे बच्चे? कि भाई काम कैसे होता है, ऑफिसर्स के पास क्या ड्यूटीज हैं, ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन कितनी है, कैसे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू डेजिग्नेट इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेस central or state public information officer to provide information to person who have made a request for the information। समझो वो क्या कह रहा है कि हर पब्लिक अथॉरिटी में उसको एक डेजिग्नेट करना होगा, क्या? या तो स्टेट पीआईओ या तो सेंट्रल पीआईओ, या तो स्टेट पीआईओ या तो सेंट्रल पीआईओ। अच्छा, अगर आपकी पब्लिक अथॉरिटी स्टेट की है तो स्टेट पीआईओ, सेंटर की है एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट तो सेंट्रल पीआईओ।
डेजिग्नेट एट ईच सब डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल असिस्टेंट और स्टेट असिस्टेंट पीआईओ। देखो वो क्या कह रहा है, जब आप बात करोगे ऑफिसर की, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की, तो या तो सेंट्रल पीआई होगा या तो स्टेट पीआई होगा, और सब डिवीजन लेवल पे असिस्टेंट सेंट्रल पीआईओ या असिस्टेंट स्टेट पीआईओ। ठीक है। नो रीजन टू बी गिवन बाय द पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट दोज विच मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्टिंग हिम। लॉ मेकर कह रहा है कि भाई देख, आपको रीजन देने की या कोई और इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैं ये इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहा हूं। बस हाँ, अगर उस बंदे को आपको कांटेक्ट करना है तो वो कैसे करे, इतनी सी इंफॉर्मेशन आप दोगे, सो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, वो कह रहा है इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड विद इन 35 days where request is given to assistant PIO, 40 days if interest of third party is involved, 48 hours where the question is of life and liberty, and 40 days including maximum period plus time given the party to make representation। तो मतलब अगर आप देखो कितना टाइम दे रखा है मेरे बच्चे, वो कह रहा है आपको 35 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है अगर आपने रिक्वेस्ट असिस्टेंट पीआईओ को दी, 40 दिन के अंदर देनी है अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और अगर लाइफ और लिबर्टी का सवाल है तो 48 घंटे में। लाइफ और लिबर्टी का सवाल है तो कितने घंटे में मेरे बच्चे, 48 घंटे में। एक बार दोबारा, अगर आपने असिस्टेंट पीआईओ को रिक्वेस्ट की है, किसको रिक्वेस्ट की है, असिस्टेंट पीआईओ को, तो 35 डेज के अंदर अंदर, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो 40 डेज के अंदर अंदर, और अगर लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है तो 40 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर, 40। The statement outlines the duties of public information officer under the RTI Act. The PIO can seek assistance from the other officers to fulfill their duties. Obviously, when they receive a request of information, they must correspond within 30 days. Lawmaker कहता है जब भी PIO के पास रिक्वेस्ट आई 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें क्या करना है मेरे बच्चे, उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना है। इन हाउ मेनी डेज, इन 30 डेज। प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन और रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रीजंस। अच्छा, रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जर्नली नहीं, बट अगर क्या रीजंस हो तो कर सकते हैं। द आंसर इज यस। अब एक बात का ध्यान रखना, असिस्टेंट पीआईओ को जब आपने दिया तो 35 दिन के अंदर अंदर मिलेगी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो 40 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी, लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है तो 48 आवर्स के अंदर मिलेगी। क्या इतना क्लियर है? डन। अब सुनो मेरी बात। अब लॉ मेकर कहता है जैसे ही पीआईओ के पास रिक्वेस्ट आती है उसे 30 डेज के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना है। कितने डेज के अंदर मेरे बच्चे? 30। इफ द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू समवन्स लाइफ और लिबर्टी, तो मेरे बच्चे 48 आवर्स के अंदर आपको उसको बताना है। इफ पीआईओ डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन द स्पेसिफिक टाइम्स, इट इज कंसीडर्ड एज रिफ्यूजल ऑफ द रिक्वेस्ट। अगर आप टाइमली उसे नहीं फुलफिल करते मेरे बच्चे, तो आपका माना जाएगा कि आपने रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया है। वेयर द रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड, द पीआईओ शेल कम्युनिकेट टू द रिक्वेस्टर। वो कह रहा आप 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, या फिर आप एक रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हो तो आप रिजेक्ट करो, बट जो रिक्वेस्टर है, जो पर्सन है, उसे रीजन दो। उसे क्या दो? रीजन दो। देखो, द रीजन फॉर सच रिजेक्शन, द पर्टिकुलर्स ऑफ द एपेलेट अथॉरिटी। अब मान लो मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं मिली, हो सकता है कि मुझे आगे अपील करनी हो, अब मुझे तो एज अ सिटीजन नहीं पता अपील कहाँ करूंगी, तो लॉ मेकर कहता है कि पीआईओ तू उसे एपेलेट अथॉरिटी के बारे में भी बताएगा, एंड द पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट रिजेक्शन में बी प्रेफर्ड। मतलब आप देखो, आप सब कुछ खुद ही बता रहे हो, मैंने रिजेक्ट किया, मान लो मैं पीआईओ हूं, मैंने रिजेक्ट किया, मेरी रिजेक्शन का रीजन क्या मैं बताऊंगी? यस। रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील कहां कर सकते हैं? क्या ये भी मैं बताऊंगी? यस। अपील कितने दिन में कर सकते हैं? क्या मैं भी ये बताऊंगी? यस। तो एक बार देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स वाला केस पढ़ा, उसके बाद हमने पब्लिक अथॉरिटीज पढ़ा क्या होती है, पब्लिक अथॉरिटीज की ड्यूटीज क्या है ये पढ़ा, हर पब्लिक अथॉरिटी में पीआई होना चाहिए ये पढ़ा, पीआईओ की क्या ड्यूटीज हैं ये पढ़ा, कितने टाइम में इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो ये पढ़ा, और अगर आप इंफॉर्मेशन देने से मना कर दो तो फिर क्या होगा ये पढ़ा। अच्छा, क्या सवाल आ सकता है अकेला कि पीआईओ ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो बताओ क्या होगा? बिल्कुल आ सकता है।
PIO shall provide information in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resource of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in the question. वो कह रहा है आप यूजुअली किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे सकते हो. अब द ओनली पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड requested after severance of the record containing information which is exempt from the disclosure is being provided. अब मान लो एक पेज है 100, एक डॉक्यूमेंट है 100 पेजेस का, लेकिन रिक्वेस्टर ने सिर्फ एक पेज मांगा, तो क्या उस डॉक्यूमेंट से एक पेज अलग करके उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी दे करके, सर्टिफाइड कॉपी बना करके आप सामने वाले को दोगे? द आंसर इज ऑब्वियसली यस. तो ये क्या है यार, ये बहुत सीधी सी बात है. आप कौन सा पार्ट दोगे? जो रिक्वेस्टेड है. द रीजंस फॉर द डिसीजन इंक्लूडिंग एनी फाइंडिंग्स और मटेरियल क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट रेफरिंग टू द मटेरियल ऑन विच दोज फाइंडिंग्स वर बेस्ड, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन, द डिटेल्स ऑफ द फीस कैलकुलेटेड बाय हिम, इज और हर राइट्स विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू ऑफ द डिसीजन. ये सब कुछ कौन देगा मेरे बच्चे? PIO. ये सब कुछ कौन देगा? PIO. देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस आदित्य एंड अदर्स, CBSE वर्सेस अदर, इस केस में क्या बोला गया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना, इट शुडंट बी यूज्ड to demand irrelevant information that does not relate to transparency, accountability और fighting corruption. समझो, यहां भी बोला गया है कि आप कोई भी फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते. आपके पास राइट है, हम आपके राइट की रिस्पेक्ट करते हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो वो रिलेटेड हो ट्रांसपेरेंसी से, वो रिलेटेड हो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी से, वो रिलेटेड हो करप्शन से. इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप मांग नहीं सकते. बट क्या बंदे मांगते हैं? बिल्कुल मांगते हैं यार. ठीक है, आइए उसके बाद आगे चलते हैं. एग्जम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर हमने पढ़ लिया. आइए उसके बाद देखो, ठीक है, आप किसी भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं लगा सकते, इतना हमने पढ़ लिया रजिब. आइए पार्शियल डिस्क्लोजर. पार्शियल डिस्क्लोजर का मतलब क्या कहता है? ओनली दैट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड which does not contain any information which is exempted from disclosure and which can reasonably be received from any part that contains exempt information may be provided. अब वो कह रहा है, मान लो एक डॉक्यूमेंट है. क्या है? एक डॉक्यूमेंट है. उस डॉक्यूमेंट पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो कि सेक्शन 8 के अंदर है, एग्जम्प्टेड, राइट. उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी है और उसमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी है विच इज नॉन एग्जम्प्टेड, मतलब जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो. तो लॉ मेकर कहता है अगर वो इंफॉर्मेशन उस पार्ट से अलग होकर आप दे सकते हो तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. पार्शियल डिस्क्लोजर जो है वो अलाउड है. पार्शियल डिस्क्लोजर क्या है? अलाउड. Only that part of the record, ध्यान से, only that part of the record which does not contain any information which is exempt. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दोगी जो exempted है, ये याद रखना. बट आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एग्जम्प्टेड नॉन एग्जम्प्टेड दोनों इंफॉर्मेशन है, तो नॉन एग्जम्प्टेड वाली अगर अलग हो सकती है तो आप दे सकते हो. इट इज नॉन एज पार्शियल डिस्क्लोजर. इट इज नॉन एज पार्शियल डिस्क्लोजर. आइए उसके बाद पार्शियल डिस्क्लोजर्स के बारे में हमने पढ़ा. हु इज एक्सक्लूडेड. अब लॉ मेकर क्या कह रहा है कि कौन कौन एक्सक्लूडेड ही है. द एक्ट एक्सक्लूड्स certain intelligence and securities agencies listing in second schedule such as Intelligence Bureau, RAW and others, as well as those specified by the state governments through notification. However, these organizations still have a duty to provide information relating to the corruption and human rights violation. Information concerning human rights violation require approval from the Central Information Commission within 45 days of receiving the request. This provision is outlined in सेक्शन 24. अब लॉ मेकर कह रहे हैं कुछ सेंट्रल एजेंसी, स्टेट एजेंसीज, राइट, इन पर आरटीआई नहीं लगेगा, मतलब इनसे आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते. दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव यू द इंफॉर्मेशन. अच्छा, आईबी हो गया, रॉ हो गया, अदर एजेंसीज जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है. बट अगर इन पर भी कोई करप्शन की एलिगेशन है या कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है
अगर इन एजेंसीज ने भी कोई करप्शन किया है या कोई ह्यूमन राइट वायलेशन किया है तो क्या इन एजेंसीज को भी पकड़ा जा सकता है? यस। अब वो क्या कह रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है कंसर्निंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है, उसको आप दे रहे हो तो आपको CIC से, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से इसकी अप्रूवल लेनी होगी विद इन 45 डेज। विद इन हाउ मेनी डेज मेरे बच्चे? 45 डेज। अब विल टॉक अबाउट CIC एंड SIC, that is Central Information Commission and State Information Commission। यार आज गला बहुत सूख रहा है, आज गला बहुत सूख रहा है, एक मिनट रुको। देखिए CIC इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो SIC स्टेट गवर्नमेंट थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन। इट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन होगा? चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हु शुड नॉट एक्सीड 10 इन नंबर। देखो CIC की कंपोजिशन क्या होगी? CIC में होगा कौन कौन? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन from a committee comprises of the prime minister, the leader of opposition in Lok Sabha, a union cabinet minister nominated by prime minister। चलो एक बार करते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जब हमने बात की, हमने किसकी बात की? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो उसमें कौन कौन होगा? एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा और बाकी सब कमिश्नर्स होंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो मैक्सिमम 10 होंगे। अपॉइंटेड कौन करेगा? प्रेसिडेंट, बेस्ड ऑन अ कमिटी। उस कमिटी में कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा इन लोकसभा। ठीक है जी, हो गया याद। चलिए आगे। उसके बाद द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स मस्ट बी इंडिविजुअल्स with distinguished backgrounds in public life, possessing broad knowledge and experience in fields like law, science, technology, service। भाई मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट। दे कैन नॉट बी, सुनना ध्यान से, दे कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एनी यूनियन टेरिटरी, नोर दे कैन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बी एफिलेटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और इंगेज इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब वो एकदम इंडिपेंडेंट पार्टी होनी चाहिए, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए जो गवर्नमेंट से किसी भी तरह क्या हो? कनेक्टेड, किसी भी तरह क्या हो? कनेक्टेड। टर्म ऑफ ऑफिस पे बहुत बार सवाल आया है, तो इसको एक बार और बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। Obviously this is one shot, so we are going like a little fast so that फटाफट फटाफट हमें एक बार सारा रिकॉल हो जाए। आइए। The chief information commissioner shall hold office for such term as may be prescribed by CG and shall not be eligible for reappointment। reappointment के लिए eligible नहीं है, provided that no chief information commissioner can hold office as he has attained age of 65 years। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए मेरे बच्चे कितनी एज है? 65 years। कितनी एज है? 65 years। एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall hold office for such term as may be prescribed by the central government till he attains the age of 65 years, and he shall also be not eligible for रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर वैकेंसी होगी तो क्या वैकेंसी फिल होगी? द आंसर इज यस। उसका टर्म कितने से ज्यादा नहीं हो सकता? 5 years, और एज ऑफ 65 years जब अर्ली कंप्लीट हो गया। एक बार हम इसको मॉड्यूल से भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको हम कहां से देख लेते हैं रजे? मॉड्यूल से आपके। आइए, ICSI टर्म बहुत बार आपके पेपर में पूछी गई है, तो मेक श्योर हम टर्म को एकदम अच्छे से कर ले। GIGL, आइए, आई गेस 600। ओ ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया ना। राइट टू इंफॉर्मेशन यही है क्या? नहीं, तो आर्बिट्रेशन आ गया। एक मिनट रुकना। राइट टू इंफॉर्मेशन यही है, आ जाइए। ये हमने कर लिया रजे।
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एपिलेट अथॉरिटीज आ गया ये तो। ये रहा, देखो, टर्म एंड ऑफिस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखो वो कह रहा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 65 साल तक काम कर सकता है, और सेंट्रल जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है, टिल as specified by the CG or till he attains of 65 year whichever is earlier। but सुनना, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। वेयर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जहां आपने इंफॉर्मेशनर कमिश्नर को अपॉइंट करा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हिज टर्म शैल नॉट बी मोर देन 5 years इन एग्रीगेट एज इंफॉर्मेशनल कमिश्नर एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 65 साल, इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी 65 साल, लेकिन जहां आपने इंफॉर्मेशन कमिश्नर को चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर बनाया है, समझो, जहां आपने इंफॉर्मेशनल कमिश्नर को चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर बनाया है, तो उनकी टर्म मिला करके 5 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। दोबारा, मिला करके 5 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है जी। क्या रिजाइन कर सकता है? यस। क्या रिमूवल भी हो सकता है? द आंसर इज यस। अच्छा, क्या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में भी ऑलमोस्ट वो सेम बातें रिपीट हो जाएंगी? यस। 65 साल, ठीक है, इन एग्रीगेट नोट मोर देन 5 years, इन एग्रीगेट नोट मोर देन 5 years। अच्छा, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, जो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं उनकी क्या क्या पावर है? अच्छा, चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो, चाहे वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो, सबकी कुछ क्या है मेरे बच्चे? पावर्स। एक मिनट रुको। सबसे पहले नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पीआईओ, रिफ्यूजल ऑफ इंफॉर्मेशन। आइए एक बार देखते हैं इसको। द सीआईसी और एसआईसी हैज द ड्यूटी टू रिसीव कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी पर्सन। अगर उस पर्सन को लगता है कि कंपनी में पब्लिक अथॉरिटी में पीआईओ नहीं है, कंप्लेंट कर सकता है। इंफॉर्मेशन नहीं दी, कंप्लेंट कर सकता है। ब्रीच हुआ, कंप्लेंट कर सकता है। रिस्पॉन्स नहीं आया, कंप्लेंट कर सकता है। अनरीजनेबल फी है, कंप्लेंट कर सकता है। देखो, हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट एन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज द पीआईओ हैज नॉट बीन अपॉइंटेड। आप पब्लिक अथॉरिटी में रिक्वेस्ट नहीं डाल रहे क्योंकि वह पीआईओ नहीं है, तो आप सीआईसी या एसआईसी के पास जा सकते हो। आपको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, आप सीआईसी एसआईसी के पास जा सकते हो। वेयर डिस्क्लोजर कुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, आप पीआईओ के पास जा सकते हो। वेयर नो रिस्पॉन्स रिसीव, आप आप किसके पास जा सकते हो? एसआईसी सीआईसी के पास। वह आपको लगता है कि फीस अनरीजनेबल है, आप एसआईसी सीआईसी के पास जा सकते हो। ठीक है, आपको लगता है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, कोई भी और मैटर है। मतलब क्या है मेरा जे, कि इन सारे केसेस में एक पर्सन कंप्लेंट लेकर के किसके पास जा सकता है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इनके पास जा सकता है। कब कब? या तो उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला, या तो उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई, या इन्फोर्स जो रिस्पांस मिला है वो मिसलीडिंग है, या अनरीजनेबल फी है, या उस पब्लिक अथॉरिटी में पीआईओ आया ही नहीं, या जो डिस्क्लोजर है इट विल अमाउंट टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एनी अदर इंफॉर्मेशन। अगर कमीशन को लगता है कि भाई ये बंदा सही है, तो उस पर वो इंक्वायरी बिठा सकती है। क्या बिठा सकती है गाइस? इंक्वायरी बिठा सकती है। अगला आता है एपीलेट अथॉरिटी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन देने से मना कर दे, रिफ्यूज कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो उसे खुद बताना पड़ेगा कि जो पर्सन है वो रिक्वेस्ट लेकर कितने दिन में और कहां जा सकता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। फर्स्ट अपील to the officer senior in rank to PIO in the concerned public authority within 30 days from the expiry of prescribed time। ठीक है, अब क्या कह रहा है? देखो भाई, पीआईओ है, ठीक है, मान लो ये पब्लिक अथॉरिटी है, इसमें ये पीआईओ है, इसने तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं दी, 30 दिन के अंदर देनी होती है, नहीं दी, 35 दिन के अंदर देनी होती है, नहीं दी, 40 दिन के अंदर देनी होती है, नहीं दी इंफॉर्मेशन, तो इसकी अगेंस्ट तुम फर्स्ट अपील कर सकते हो ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू पीआईओ को। किसको कर सकते हो? ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू पीआईओ। कितने दिन में?
30 दिन में। मतलब पहली अपील सेम पब्लिक अथॉरिटी के सीनियर ऑफिसर को होगी। किसको होगी? सीनियर ऑफिसर को होगी। विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज। चलो जी ठीक है। सेकेंड अपील आप कर सकते हो CIC या फिर SIC को विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑन विच द डिसीजन वॉज गिवन बाय द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी। मतलब मैम आप ये कह रहे हो पहली अपील करने के लिए 30 दिन है और दूसरी अपील करने के लिए 90 दिन है। मतलब अगर PIO ने मना कर दिया तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसके हायर ऑफिसर के पास जाओगे। हाँ जी। अगर उसने मना कर दिया तो 90 दिन के अंदर आप CIC या SIC के पास जाओगे। क्या ये यही कहना चाह रहा है? यस, यही कहना चाह रहा है। एक बार दोबारा देखो, फर्स्ट अपील की जब आप बात करते हो ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू PIO, फर्स्ट अपील आप किसको करोगे? ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू PIO in a concerned public authority within 30 days from expiry of the prescribed time limit. सेकेंड अपील CIC और SIC को within 90 days. थर्ड पार्टी अपील against PIO decision must be filed within 30 days before first appellate and within 90 days on decision of first appellate between, ये सेम है 30 days और 90 days। ठीक है। burden of proving that denial of information was justified lies with PIO। obviously भाई तुमने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, तुम्हारे अगेंस्ट अब कोई सामने वाला अपील लेकर आया है, तो बर्डन ये प्रूफ करने का कि जो भाई मना किया वो सच में मना करने जस्टिफाइड था कि आई PIO के ऊपर है। यस, अपील शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज फ्रॉम इट्स रिसीट। अब लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई देख, ऑफिसर इन रैंक या CIC को जब भी आपने अपील किया तो इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज, और आपको थोड़ा सा टाइम और दे सकते हैं, बट इन टोटल वो 45 डेज से मेरे बच्चे एक्सटेंड नहीं हो सकता है। मतलब आपको 15 दिन और दे सकते हैं। ठीक है। ये कुछ पेनल्टीज हैं, वो कह रहा है पेनल्टीज लग सकती हैं PIO पे कि आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी। 250 रुपए पर डे की अप टू मैक्सिमम 25,000। कितनी पेनल्टी लग सकती है? 250 रुपए पर डे। कितनी? 250 रुपए पर डे, मैक्सिमम 25,000 फॉर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन। आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आपने गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दी है, आपको पता था इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, आपने इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, आप इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते थे, तो इस केस में आपको क्या लगेगा मेरे बच्चे? फाइन देना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहा है इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है RTI में? दे डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड द and advance the understanding to the public, encourage public authorities to participate in the development of the programs, promote timely dissemination of accurate information, train central officers and state public information officers to produce रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। मतलब CGSD जो है बेसिकली वो काम इसलिए इस तरीके से करेगा कि आपकी हर एक इंफॉर्मेशन हर एक पर्सन तक जा सके। तो रोल ऑफ CGSD क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। क्या है रजे? डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक इन पर्टिकुलर ऑफ डिसएडवांटेज कम्युनिटीज एज हाउ एक्सरसाइज द राइट्स। मतलब बेसिकली वो PIO को बताएंगे इंफॉर्मेशन टाइमली डिस्क्लोज करनी है, पब्लिक को बताएंगे आपका राइट है, CIC SIC को बताएंगे पब्लिक अथॉरिटीज को कैसे गवर्न करना है। मतलब RTI एक्ट की स्मूथ फंक्शनिंग चल सके मेरे बच्चे, ये कौन ध्यान रखेगा? CGSD। एक बार अजय इसके जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं हम वो भी कर लेते हैं ताकि अगर कोई पॉइंट हमसे स्किप हो गया हो तो हम कर पाए। ठीक है, तो देखो 8 ही क्वेश्चन आया हुआ ना, आइए यहां से शुरू करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन CIC SIC। क्या ये हम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन अ कंप्लेंट बी फाइल्ड विद CIC SIC? ये करा है, फीस अनरीजनेबल थी, रिस्पॉन्स आया नहीं, गलत रिस्पॉन्स आया, रिजेक्ट हो गया, राइट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एनी अदर ग्राउंड, पब्लिक अथॉरिटी में PIO ही नहीं है। आइए, स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैव बीन एग्जम्प्टेड। क्या हम लोगों ने ये भी कर लिया? यस। कैन अ पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन स्पेसिफाइड टाइम फाइल अपील? क्या ये भी हमने कर लिया? यस। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ CIC, क्या ये भी हम कर चुके हैं? यस।
confers all citizens a right to information, the salient features of the act. Okay, the right to impart and receive information is a species of right to freedom. इसमें वो केस लिखकर right to freedom and expression वाला आर्टिकल जो है वो डाल देंगे. एक बार मेरे बच्चे CIC की पावर्स कर लेते हैं. ठीक है, आई हुई है पेपर में. ये हो गया ना, टर्म्स ऑफिस. हाँ, यही सारी पावर्स है कि आप कंप्लेंट लेकर जा सकते हो. आई गेस यही सारी पावर्स है. ये हो गया हमारा, ये हो गया हु इज एक्सक्लूडेड हो गया, पार्शियल इंफॉर्मेशन हो गया. आइए, एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर हो गया रजे. ड्यूटीज ऑफ PIO हो गया, ये 35 डेज 30 डेज वाला हो गया. ठीक है, उसके बाद PIUs वाला हो गया. ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी हो गया. पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है हम लोगों ने वो कर लिया. आइए एक बार सेलिएंट फीचर्स ऑफ दैट देख लेते हैं. हमने कर लिया था वैसे. अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, पब्लिक अथॉरिटीज पे लगता है, सिटीजन्स के पास राइट है, PIO APIO होगा, कुछ की इंफॉर्मेशन एग्जम्प्टेड है, दैट्स ऑल. तो मेरे बच्चे ये आपका था राइट टू इंफॉर्मेशन. हम लोगों ने बहुत फास्ट तरीके से किया, बट आई गेस आपको सब अच्छे से समझ आया हो. मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिए. सारे क्वेश्चंस भी ऐसे हैं मेरे बच्चे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. अगर इसको आप 1 डे बिफोर एग्जाम देख लो ना, तो आपकी बहुत 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 एक्सट्रीम हेल्प हो जाएगी. क्यों? सबसे पहले सबसे फास्ट चीजें की हैं, ऑलमोस्ट सब लर्न कर लिया. इंफॉर्मेशन कितने दिन में आएगी, ड्यूटीज, जहां पटकोगे वो बात क्या है समझो, वो मैं आपको आज भी बता रही हूँ. वो क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ PIO और ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. ये आप लोग ना याद कर जाना. ये आप लोग क्या कर जाना, याद. बिकॉज ऑब्वियसली ये हमने पढ़ तो लिया है, बट ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा याद करने वाला है. ये जितना रिकॉल करोगे उतना होगा क्लियर. क्या यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको आज की क्लास जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई हो. एक बार बता दो, आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर हो मेरे बच्चे. मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट 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 डे है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.